हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वॉन्ट योर ब्लड का लास्ट पार्ट शेयर करूंगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन सिचेन वांगजी के रूम से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मुशेन्यू वांगजी के रूम में आया। हमेशा की तरह वो डरा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत करके वांगजी के पास जाकर बैठ गया। वांगजी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हो गया था, लेकिन वांगजी उसकी तरफ बिना देखे गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे सामने आने से भी मैंने तुम्हें मना किया था, क्या तुम ये भूल चुके हो? लेकिन पहली बार मुशेन्यू भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, लेकिन शायद तुम ये भूल चुके हो कि विहिंग ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर वांगजी ने मुशेन्यू का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस बार मुशेन्यू भी गुस्से में था। उसने वांगजी का हाथ झटक दिया। तुम तो उससे प्यार करते थे ना, तो क्या तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा तुम्हारे ब्लड के लिए? सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। वो चाहता था कि तुम मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो, पर तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। अगर वो तुम्हें ऐसे देखता तो क्या वो खुश होता? वांगजी बड़बड़ा रहा था, ये नहीं हो सकता, वो मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। अब वो पहले से ज़्यादा रोने लगा था। मुशेन्यू वहाँ से चला गया, क्योंकि वो कुछ और बोलकर वांगजी को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, अपने लिए नहीं, कम से कम विहिंग के लिए तो जियो। वो इंसान जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, उसके लिए जियो। अब लगभग 1 महीने बाद वांगजी ने हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि वो विहिंग के लिए खुश रहेगा। उसने अपना पूरा फोकस अपने वर्क में लगा दिया, जिससे वो विहिंग को कम से कम याद कर पाए। हालांकि ये अलग बात थी कि वो हर रोज़ छत में जाकर वही सॉन्ग सुना करता था जो विहिंग का फेवरेट था। वो हमेशा आसमान की तरफ देखा करता था, इस उम्मीद से कि शायद उसे विहिंग दिख जाए। अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया था। जियानचेंग और वेंचिंग ने शादी कर ली थी। मुशेन्यू अब वेन्निंग को डेट कर रहा था। लेकिन इन 6 महीनों में एक भी पल ऐसा नहीं गुजरा जब वांगजी ने विहिंग को याद ना किया हो। एक दिन वो किसी केस की स्टडी कर रहा था, तभी उसके फ़ोन में यानली का कॉल आया। उसने वांगजी को अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। उसकी शादी जियानचेंग के साथ तय हुई थी। वांगजी वहाँ जाना नहीं चाहता था, पर विहिंग यानली को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। अगर वो यहाँ होता तो पक्का वहाँ जाता। ये सोचकर वांगजी उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जिस दिन उसकी वेडिंग थी, अचानक से हॉस्पिटल में बहुत सारे इमरजेंसी केस आ गए थे, जिस वजह से वो वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया। अब 3 दिन बाद ग्रैंड रिसेप्शन था। जियांग बहुत रिच और रिस्पेक्टेड फैमिली थी। उनके रिसेप्शन में बड़े बड़े नामी लोग शामिल हुए थे। सब न्यू कपल को ब्लेसिंग दे रहे थे। वांगजी वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए वो भी अपने अंकल और ब्रदर के साथ उस पार्टी को अटेंड करने के लिए वहाँ गया हुआ था। रिसेप्शन हॉल में सैकड़ों लोग थे, जिनके हाथों में वाइन की गिलास थी और जबान में अपनी तारीफें। वांगजी को ऐसी पार्टीज अटेंड करना पसंद नहीं था। वो यहाँ सिर्फ विहिंग के लिए था। सब लोगों से अलग वो एक कोने में खड़ा था। वहाँ पर काफ़ी सारी रिच लड़कियाँ थी जो उसके लुक से अट्रैक्ट होकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सबको इग्नोर कर रहा था। तभी उसकी नज़र उससे लगभग
20 कदम की दूरी पर खड़े हुए एक पर्सन पर रुकी जो लड़कियों के झुंड से घिरा हुआ था। उसे देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया है। उसके कदम अपने आप उस पर्सन की ओर बढ़ने लगे। उस पर्सन के हाथ में एक वाइन की गिलास थी और वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी जो वांग जी को गूज बम्प्स दे रही थी। जैसे जैसे वांग जी उसके पास जा रहा था उसकी हार्ट बीट उतनी ही फास्ट हो रही थी। जब वो पर्सन हंस रहा था उसके बनी तीत दिख रहे थे। वांग जी ठीक उसके सामने जाकर रुक गया। वांग जी की नज़र उस पर्सन के दिल पर थी जो उसकी लिप्स के नीचे था। लेकिन उस पर्सन का पूरा ध्यान उसके सामने ब्लैक ड्रेस में खड़ी एक लेडी पर था। ये देखकर वांग जी को इतना गुस्सा आया कि वो उस लेडी को वहीं पर जान से मार दे। वो उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। अब उसने स्लोली उस पर्सन का हाथ पकड़ा और उससे प्यार से कहा, विहिंग। लेकिन वो पर्सन उसे एक अनरियलेबल एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसने कहा, सॉरी, क्या मैं आपको जानता हूँ? तभी पीछे से उस लेडी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम बात कर रहे हैं? हटो मेरे सामने से। लेकिन वांग जी ने उस पर्सन का हाथ टाइटली पकड़ लिया। वांग जी ने उस पर्सन को ऑर्डर देते हुए कहा, चलो मेरे साथ। तभी वो थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन उस लेडी ने पीछे से कहा, व्हाट द हेल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आज रात वो मेरे साथ है। ये सुनकर वांग जी रुक गया और उस लेडी की तरफ ग्लेयर करने लगा, जिससे वो लेडी थोड़ा डर गई थी। वांग जी ने उस लेडी की तरफ स्मक करते हुए कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे साथ है। इससे पहले कि वो लेडी कुछ बोल पाती, वांग जी ने उस पर्सन को खींचा और उसे किस करने लगा। वांग जी उस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किस कर रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो पर्सन भी उतने ही फैशन से वांग जी को किस बैक कर रहा था। उस हॉल में मौजूद सभी लोग ब्राइड और ग्रूम से ज़्यादा उन दोनों को देख रहे थे। अपने नेफ्यू को ऐसे देखकर लैन कुरैन को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था और लैन सिजन उन्हें अजीब लग रहा था, पर वो अपने भाई को देखकर खुश थे क्योंकि आज उनके भाई के फेस में एक चमक थी। अब वांग जी ने किस ब्रेक करने के बाद उस लेडी की तरफ देखकर कहा, वो सिर्फ मेरा है, तो उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। इतना कहकर वो उस पर्सन को बाहर ले आया। उसने उस पर्सन को कार में बैठने को कहा। अब वो दोनों कार में चुपचाप बैठे हुए थे। वांग जी हमेशा की तरह उसे उनके पुराने स्पॉट में लाया था। लेकिन उस पर्सन ने कहा, तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हो? मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसे छत की ओर ले जाता है। वो फिर उसे उसी जगह लेकर आया था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अब वांग जी ने उसे बैठने को कहा और खुद भी उसके पास जाकर बैठ गया। उसने फिर से उनका फेवरेट सॉन्ग लगाया और उस पर्सन के शोल्डर में अपना सर रखकर चुपचाप उस सॉन्ग को सुनने लगा। वांग जी ने उस पर्सन का हाथ बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। जब वो सॉन्ग खत्म हुआ तब उस पर्सन ने कहा, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी ने उसका हाथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसे किस करने लगा जब तक वो दोनों ब्रेथलेस नहीं हो गए। उसने विहिंग के लोअर लिप पे बाइट करते हुए किस को ब्रेक किया। विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम डॉग हो गया जो ऐसे बाइट कर रहे हो? उसको ऐसे देखकर फाइनली वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आई थी। उसने कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और के साथ फ्लर्ट करने की? अब विहिंग कुछ और कहता, वांग जी ने उसे हक कर लिया। वो रो रहा था
एक छोटे बच्चे की तरह। इस बार विहिंग ने भी उसे रोने दिया। वो प्यार से वांगजी की बैग सहला रहा था। तभी वांगजी ने रोते हुए उसके कानों में विस्पर करते हुए कहा, स्टूपिड, यू बास्टर्ड, ऐसा कोई करता है? अगर आज के बाद तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सुनकर विहिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसने वांगजी को और भी टाइट हग कर लिया। अब फाइनली वांगजी को वो वार्म फीलिंग मिल गई थी जो कुछ महीनों से गायब थी। अब उसका विहिंग वापस आ गया था। वो काफ़ी देर तक रोता रहा। जब उसने रोना बंद किया, विहिंग ने उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और उसे किस करने लगा। विहिंग ने वांगजी के शोल्डर पर सर रखा हुआ था। वांगजी ने विहिंग से पूछा, तुम्हें वापस आने में इतना टाइम क्यों लग गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वहाँ कोई और मिल गया था? ये सुनकर विहिंग मुस्कुराने लगा। वो सोच रहा था, लंजा सच में एक पोजेसिव बीस्ट है। जब काफ़ी देर तक विहिंग ने कुछ जवाब नहीं दिया तो वांगजी गुस्से में कहता है, इसका मतलब तुम सच में वहाँ किसी और के साथ थे? ये सुनकर विहिंग वांगजी के फॉरहेड पे धीरे से स्लैप करता है और उससे कहता है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई और पार्टनर नहीं है। और रही बात इस 1 साल की, ये एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। लेकिन वांगजी पाउट करते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है और मुझे सुनना है, इसलिए मुझे अभी बताओ। विहिंग उससे कहता है, तुम नहीं मानोगे ना? वांगजी नहीं में सर हिलाता है। अब फाइनली विहिंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ओके, अब ये बताओ तुम्हें कहाँ तक पता है? वांगजी उससे कहता है, मुझे मुशेन्यू ने बताया था कि तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। ये कहते हुए वांगजी के चेहरे पर आंसू आ गए थे। उसने विहिंग से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, स्टूपिड, अगर मेरी जगह में तुम होते तो तुम क्या करते? क्या तुम मुझे मरने देते? वांगजी ने नहीं में सर हिलाया। विहिंग ने कहा, सो माई लिटिल बनी, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें कुछ होने देता? अब विहिंग उससे कहता है, मुझे लगा कि तुम्हारी बॉडी मेरी सारी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आधी लाइफ एनर्जी दी थी। जब हम अपने प्लेनेट वापस पहुँचे तब मेरे पास मेरी आधी लाइफ एनर्जी थी, जिस वजह से मुझे होश नहीं आ रहा था। वेन्निंग ने लगभग 6 महीने कोशिश करी पर मेरी आधी सोल रीजनरेट नहीं हो पा रही थी। फाइनली उसने मेरे लिए एक नई सोल तैयार करी और मेरी पुरानी बॉडी में डाल दी। लेकिन नई सोल के साथ मुझे कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो वेन्निंग भी याद नहीं था। मुझे अपने किसी भी मिशन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सच कहूँ तो मैं तुम्हें भी भूल चुका था। तुम ये कह सकते हो कि मैं एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह था, जिसके लिए पूरी दुनिया नई थी। मैं छोटे बच्चों की तरह हरकतें करता था। इस बीच मैंने वेन्निंग को बहुत ज़्यादा परेशान किया। फाइनली उसने मेरी पुरानी सोल से मेरी मेमोरीज को निकाल लिया और सक्सेसफुली मेरी नई बॉडी में डाल दिया, जिस वजह से मुझे सब याद आ गया। तुम्हें पता है, जब मेरी मेमोरीज वापस आई तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आना चाहता था। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता था जो मैंने तुमसे किया था। इस बारे में मैंने वेन्निंग से बात करी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मैं अर्थ में दोबारा जाऊं। पर मैंने उससे इतनी जिद करी कि उसे हार माननी पड़ी। उसने चीफ और वाइस प्रेसिडेंट से बात करी। चीफ ने मना कर दिया, पर वाइस प्रेसिडेंट ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए थे। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं मर जाऊं और वो वेन्निंग के लिए एक बेस्ट पार्टनर ढूंढें। जब मैं सामने से प्लेनेट छोड़ने की बात कर रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी वो कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने चीफ को मनाया और चीफ मान गए। वेन्निंग ने मेरे लिए नई बॉडी बना के दी
और फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया। ये कहते हुए विहिंग ने वांगजी को टाइटली हग कर लिया था। कुछ टाइम के पॉज के बाद विहिंग ने एक्साइटेड होकर कहा, लंजा तो चलो शादी कर लेते हैं। विहिंग के मुंह से ये बात सुनकर वांगजी फ्रीज हो गया था। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही विहिंग ने एक सैड फेस के साथ कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? लेकिन वांगजी ने उसका जवाब नहीं दिया और उसे किस करने लगा। किस के बीच में ही विहिंग को अपने फिंगर में कुछ एहसास हुआ। जब उसने किस ब्रेक कर कर अपने फिंगर में देखा तो उसकी फिंगर में एक रिंग थी जो वांगजी ने उसे पहनाई थी। वांगजी ने धीरे से कहा, ये मेरी मॉम की रिंग है। आज से हम दोनों एंगेज्ड हैं। अब तुम चाहो भी तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन विहिंग उस रिंग को ही देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वांगजी के फॉरहेड में किस किया। उसने कहा, स्टूपिड, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तभी वो खड़ा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, थैंक यू चीफ बीमार होने के लिए, एंड थैंक यू रैबिट चीफ को बाइट करने के लिए। इतना कहकर उसने वांगजी को खींचा और उसे किस करने लगा। ये किस अभी तक का सबसे वाइल्ड किस था। तभी आसमान में सैकड़ों फायर क्रैकर्स जलने लगे थे, जैसे पूरी कायनात उनके एक साथ होने की खुशियां बना रही हो। वांगजी के पास आने के लिए विहिंग ने बहुत कुछ खोया था, अपना प्लेनेट, पावर्स और अपना बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो खुश था, क्योंकि उसके पास उसका लंजा था जो उसके लिए सब कुछ है। और इसी के साथ हमारा फैन फिक्शन भी फिनिश होता है। ओके गाइस, ये इसका सीज़न 1 था जो यहाँ फिनिश हो गया है। अब मैं बहुत जल्द आपके लिए इसका सीज़न 2 लाऊंगी, जिसमें हम वांगशान की मैरिड लाइफ देखेंगे एंड ऑफ कोर्स कुछ अप एंड डाउन्स भी होंगे। सो अभी के लिए मैं सीज़न 1 यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा। एक्चुअली ये मेरा पहला फैन फिक था जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके गाइस, अगर आपने ये फैन फिक शुरू से लेके एंड तक सुना है तो एक कमेंट तो बनता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। मैं बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। ओके गाइस, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी।